हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बहुत सारे सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस सब कुछ इंक्लूड किया गया है और हर एक कॉन्सेप्ट को इसमें टच किया गया है। इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चंस, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप बस इस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस लेक्चर को देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एडवाइस करूंगा कि अब पहले जो है चैप्टर का एक ओवरव्यू ले करके आइएगा। 5-10 मिनट में फार्मूला वगैरह एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। नहीं तो बीच में आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, हालांकि मैं सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करते हुए ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो देखिए क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 1/5 ओम ईच कैन बी। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। अगर एक जैसे 5 रेजिस्टर आपको दिए गए हैं और सबका रेजिस्टेंस कितना है 1/5 ओम है, तो आप कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस उससे बना लेंगे। आपको 1/5 ओम के 5 रेजिस्टर्स दिए गए हैं, 5 रेजिस्टर से मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना पालेंगे। देखिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस को पाने के लिए हमें रेजिस्टर्स को क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कनेक्ट दीज रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यस और नो, बोलो। हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टर्स को किस कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा। जो भी 5 के 5 रेजिस्टर्स हैं 1/5 1/5 1/5 और 1/5, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कर दीजिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, पांचों को 5 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5/5, तो कितना ओम आ जाएगा 1 ओम। तो मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं 1 ओम। सिंपल सा आंसर है। आज के बाद याद रखो, इससे सीखने को क्या मिला कि अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस कभी पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कभी मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछेगा तो सारे के सारे रेजिस्टेंस को किस रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, आर का फार्मूला क्या होता है आर इक्वल टू वी बाई आई, ओम्स लॉ क्या होता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जब फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो। तो ये सारी बातें यहाँ से सीखते रहेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या करा है, स्टडी द आईवी ग्राफ। इस आईवी ग्राफ की स्टडी करो फॉर 3 रेजिस्टर्स। 3 रेजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो इस ऑप्शन से जाने से पहले आप देखिए क्या होता है वी आई ग्राफ। मैक्सिमम आपने पढ़ा होगा कि वी आई ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है और आई के साथ जो स्लोप बनता है यही स्लोप रेजिस्टेंस को बताता है। तो जिस वायर का स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन स्लोप का मेजरमेंट हमेशा कहाँ से करते हैं, आई से करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आई यहाँ बनाया है, लोग गलती कर देते हैं, वी से स्लोप नापने लगते हैं। तो आई से नापने पर सबसे ज्यादा स्लोप किसका आ रहा है R3 का आ रहा है। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा R3 होगा और उसके बाद किसका नंबर आएगा R2 का और सबसे कम कौन होगा R1। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि स्लोप ही तो रेजिस्टेंस को बताता है। आज के बाद याद रखना वी आई ग्राफ, अगर ऐसा वी और आई ग्राफ है इसका स्लोप R को बताता है और आई वी ग्राफ का जो स्लोप होता है अगर यहाँ से स्लोप मेजर करेंगे तो 1/r को बताता है। बोलो समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही होगा। हमेशा अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखना हो तो आई के साथ स्लोप मेजर करो, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसी का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से ओम्स लॉ का भी एक क्वेश्चन देखिए मिल गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या होता है बेटा, सेम मटेरियल का मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस, सेम मटेरियल का मतलब रेजिस्टिविटी जो रो होता है ना वो सेम रहेगा। सेम मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होता है, सेम होता है। विल बी मिनिमम इन केस ऑफ 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। मटेरियल सेम है मतलब रो सेम, रेजिस्टेंस किसका सबसे कम होगा इज द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली आर। डायमीटर और लेंथ दिया गया है। देखो d/2 डायमीटर है और लेंथ L/4 है। तो रो कितना होगा, रो का फार्मूला क्या होता है RA/L, सॉरी R निकालना है। R इक्वल टू क्या होता है रो इंटू L/A, यही ना होता है। तो देखो रो तो सबके लिए सेम रहेगा, L जिसका ज्यादा होगा और एरिया जिसका सबसे कम होगा उसी का R सबसे अच्छा मिनिमम पूछा है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे बढ़िया, कंफ्यूज होने से अच्छा है। तो लेंथ इसका कितना दिया है यहाँ पर L/4 दिया है और एरिया कितना होगा पाई d² by 4 होता है एरिया। तो d² करेंगे तो d² by 4 खुद आ जाएगा
और यहाँ से 4, समझ रहे हो कि नहीं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है ना, यहाँ डी की वैल्यू डी बाई 2 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आया क्या, रो इंटू एल अपान 4 पाई डी स्क्वायर, ये आ गया। इसका कैलकुलेट कर लो कहीं रफ पर, आर इज इक्वल टू रो सबके लिए सेम होगा। अच्छा, इसका डायमीटर नहीं दिया है, एल बाई 4, या फिर डायमीटर क्या होगा, डायमीटर तो इसका दिया नहीं। अगला चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन मुझे लग रहा है गलत लिख उठा है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होगा, रो तो सबका सेम है, यल कितना है, यल एरिया कितना होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी मतलब 2d है तो 4d स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 4 कैंसिल आ गया, तो रोयल अपान पाई डी स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करो, इन दोनों में ही कंपेयर करो, तो ये रोयल अपान 4 पाई डी स्क्वायर है और ये रो एल अपान पाई डी स्क्वायर है, तो इन दोनों में देखा जाए तो ये कम है, क्योंकि देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर जहां बड़ा होता है वहां वैल्यू कम होती है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, केवल पाई डी स्क्वायर है। यहाँ कैलकुलेट कर लो, आर इज इक्वल टू रो, एल है 2l और एरिया क्या है, यही सबसे ज्यादा होगा, पाई बाई 4 और डी स्क्वायर, 4d का स्क्वायर होता है 16d स्क्वायर, तो यहाँ से देखो 4 जा आ जाएगा और 2 से ये काट दो तो 2 जा आ जाएगा, तो 2 पाई डी स्क्वायर आ गया और यहाँ हो गया यल। तो देखो यहाँ रोयल अपान 2 पाई डी स्क्वायर, रोयल अपान ओनली पाई डी स्क्वायर, और वहां पर 4 पाई डी स्क्वायर, तो सबसे कम तो यही दिख रहा है। इन 3 ऑप्शन में अगर इसको एलिमिनेट करते हैं तो सबसे कम उसमें दिख रहा है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेंथ और एरिया के कॉम्बिनेशन से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से, कह रहा है विच कॉम्बिनेशन हैज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, किसके पास 1 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम 2 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, जब 2 रेजिस्टेंस होता है 2 2 जा 4, 2 2 4 कैंसिल होकर 1 आ गया, मतलब इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 1 ओम है। 3 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 1/3 1/3 1/3 3 बार करोगे 3/3, इसका भी क्या आएगा 1 ओम आएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसका देखो 4 to 6 3 3 6 ओम और 6 ओम, देखो 4 to सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 6 ओम और 3 3 सीरीज में 6 ओम, 6 का पैरेलल करोगे तो 3 ओम आएगा, तो ये गलत हो गया। 0.5 पैरेलल में है तो 0.25 और कम हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, साफ साफ दिख रहा है, बहुत आसान है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पर, आगे बढ़ते हैं। आगे और अच्छे क्वेश्चन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बना है ये एक वोल्ट मीटर है। ये क्या है, एक वोल्ट मीटर जो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर किसी सर्किट में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, क्योंकि बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज वेरी हाई, इसीलिए हम लोग इसको किसमें लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पूछ रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ड्राज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पहले सॉल्व करते हैं, चलो 6 का जिक्र किया तो 6 ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है लीस्ट काउंट बताना है मुझे। लीस्ट काउंट मतलब कोई भी मेजरमेंट डिवाइस जो होती है वो कम से कम कितना मेजर कर सकती है, उसके एक छोटे से पार्ट, एक छोटे से ग्रेजुएशन, एक छोटे से डिवीजन की वैल्यू कितना है, वही होता है लीस्ट काउंट। रीडिंग बताना है। रीडिंग मतलब ये कितना पढ़ रहा है अभी, समझ पा रहे हैं, जैसे आप घड़ी में देख के पढ़ लेते हो ना कितना मिनट है। लिस्ट काउंट का मतलब इस एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, यही लिस्ट काउंट होता है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ कितना लिखा है 1.5 वोल्ट, और इसके बीच में ये कितने डिवीजन है, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 5 6 7 8 9 और 10 डिवीजन मिल करके कितने को बता रहे हैं, 1.5 वोल्ट को। ऐसे रफली कहीं सॉल्व करो कि 10 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 10 डिवीजन की वैल्यू है 1.5 वोल्ट, तो एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, यूनिटरी मेथड से बताओ, 1.5 डिवाइडेड बाई 10 वोल्ट होगी, मतलब ये सॉल्व करेंगे तो 0.15 वोल्ट आ जाएगा। तो एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो है 0.15 वोल्ट, याद रखना, हर डिवीजन की उतनी ही वैल्यू। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, 0.15 वोल्ट, जो कि यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए पहले ही, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग, बचा 2। अब रीडिंग पढ़नी है, रीडिंग मतलब यहां पर है, तो देखो यहां तक तो हो गया 1.5 वोल्ट, ये कितना है 0.15, ये भी कितना है 0.15, तो 1.5 में 0.15 और प्लस 0.15 दो बार कर दोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं इस पॉइंट की, तो 1.15 1.3 होता है, और 1.5 में 1.3 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.8 सॉल्व
1.8 वोल्ट आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में ये दिख रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको लीस्ट काउंट पता करना और क्या, जैसे आप घड़ी में पढ़ लेते हो ना कितना मिनट हो रहा है, वैसे यहाँ भी पढ़ सकते हो, बस लीस्ट काउंट पता कर लो कि एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, ड्रा करंट ऑफ 5 एम्पियर, द हीट डेवलप इन द आयरन इन 30 सेकेंड। बेटा आपको आर दिया हुआ है, आई दिया हुआ है और टाइम टी दिया हुआ है, हीट पूछ रहा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट लगाओ, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और सिंपल से वैल्यू पुट कर दो। देखो आई की वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर होगा 25, आर की वैल्यू है 20 और टी की वैल्यू है 30। तो 2 3 जा, देखो सिंपल सा इसका मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे आएगा 150 और 2 जीरो और बढ़ा दो तो 15,000 जूल। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कभी भी पूछा जाए, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच प्रोपोर्शनल टू आर और एच प्रोपोर्शनल टू टी, और ऐसे सॉल्व करने पे जो आंसर आता है वो जूल में आता है। कैलोरी में बदलना हो तो 4.2 का क्या करना, डिवाइड कर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। In a resistive circuit, if the current is increased to 2 times, करंट कितना बढ़ा दिया गया, 2 गुना बढ़ा दिया गया, मतलब पहले आई था तो 2i कर दिया। द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डेसिपेटेड इन द सर्किट वुड बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसको चेंज कर रहा है, करंट को चेंज कर रहा है, तो हम जो फार्मूला लिखेंगे वो करंट के ही टर्म्स में लिखेंगे। तो देखो हीट का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। मान लो शुरू में ये था, एच का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, सिंपल सी बात है। दिस इज द फार्मूला ऑफ एच, आई स्क्वायर आर टी। हमें करना क्या है, वो आई को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर, ये शुरू की हीट है, इसको मैं H1 मान लेता हूं, इंक्रीज करेगा तो H2 हो जाएगा। करंट को 2 टाइम्स कर दे रहा है, तो अब मैं करंट की जगह क्या रख दूंगा, 2i और इसका स्क्वायर। आर और टी को उसने कुछ भी नहीं किया है, तो मैं इसको भी कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करूंगा। सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर आर टी। ध्यान से देखना, शुरू में हीट कितना थी, आई स्क्वायर आर टी, बाद में कितना हो गया 4i स्क्वायर आर टी। कितना बढ़ी, तो बढ़ने के लिए माइनस कर लो, 4 में से ये 1i स्क्वायर आर टी है, इसको कांस्टेंट मान लो आई स्क्वायर आर टी को, तो ये 1 है ये 4 है, तो कितना आया, चेंज इन हीट कितना आया। अगर मैं यहां निकालू चेंज इन हीट, यहां देखो, कहां देखोगे, इधर देखो, चेंज इन हीट, थोड़ा सा क्वेश्चन को जगह नहीं, यहां देखो चेंज इन हीट कितना आएगा, 4i स्क्वायर आर टी माइनस 3i स्क्वायर आर टी। अरे बोलो यही ना, 4 स्क्वायर आर टी माइनस आई स्क्वायर आर टी कितना आएगा, 3i स्क्वायर आर इंटू टी, यही आएगा। अरे बोलो यही तो चेंज आया, लेकिन हमसे वो चेंज नहीं पूछा, परसेंटेज चेंज पूछा है। परसेंटेज चेंज क्या होगा, डेल्टा एच बाई एच इंटू 100, मतलब कितना चेंज आया, शुरू में कितना था इंटू 100। देखो कितना चेंज आया, 3i स्क्वायर आर टी, शुरू में कितना था आई स्क्वायर आर इंटू टी और 100। तो देखो आर स्क्वायर टी आई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 में 100 का मल्टीप्लाई किया 300 आ गया, तो 300% विल बी द आंसर। देखो क्या पूछ रहा है, कितना चेंज है, ये नहीं पूछ रहा कि बढ़ के कितना हो गया। अगर वो पूछता तो मेरा आंसर 400 होता कि 400 टाइम्स हो गया, लेकिन पूछा कि कितना इंक्रीज हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कुछ लोग इसमें एच का फार्मूला वी स्क्वायर अपन आर लगाने लगते हैं, क्यों, क्या जरूरत है उसकी, जब वो करंट की वैल्यू को दिया है और उसी को बदल रहा है, तो हम करंट के टर्म्स में फार्मूला लिखेंगे। यस और नो, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, 2 एलईडी बल्ब्स, एक है 12 वाट का एंड 6 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ द करंट थ्रू 12 वाट बल्ब इन इज 0.06 एम्पियर, द करंट थ्रू 6 वाट बल्ब विल बी। इसका मतलब समझो, 12 वाट का और 6 वाट का, 12 वाट बल्ब एंड 6 वाट बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया गया। और उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने के बाद कह रहा है कि जो 12 वाट वाला बल्ब है उसमें इतनी करंट फ्लो हो रही है 0.06 एम्पियर, तो बताओ 6 वाट वाले में कितनी जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे लोग, दौड़ने भागने। लेकिन आप ऐसे समझो कि ये 12 वाट का बल्ब है, दिस इज द बल्ब ऑफ 12 वाट, और ये है 6 वाट। तो जो करंट इसमें से जाएगी वही करंट इसमें से जाएगी, तो सेम करंट जाएगी ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो द आंसर विल बी 0.06 एम्पियर, यही हो जाएगा। सिंपल सा बहकाने के लिए दिया आपको, भागने दौड़ने लग जाएंगे लोग, सॉल्व करने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप इन सब कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। पावर दिया है और सप्लाई कितने की है, इतने की। द मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम रेटिंग का मतलब कि कितना मैक्सिमम करंट वो झेल सकता है।
रेटिंग का मतलब ये होता है कितना मैक्सिमम करंट वो झेल सकता है। मतलब अगर आपको 1 किलोवाट का केटल है और उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई दे रही है और उसमें फ्यूज लगाना है, तो आप मार्केट से कितने एम्पियर का फ्यूज खरीद के लाओगे? फ्यूज वाट में नहीं मिलता है, फ्यूज एम्पियर में मिलता है, इस बात को ध्यान रखो। चलो, तो मुझे निकालना है करंट, मैक्सिमम कितना करंट जाएगी। P इक्वल टू वी आई होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई वी। P दिया है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, या SI यूनिट में रखेंगे, और यहाँ 220 वोल्ट, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटा तो ये 50 और ये 11, सॉल्व करेंगे तो 4.54 एम्पियर आएगा। मतलब मैक्सिमम करंट उस केटल में इतनी ही जाएगी। तो अगर तुम 1 एम्पियर का फ्यूज लगाओगे तब तो फ्यूज उड़ जाएगा, झेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें करंट तो उतना जाएगी मैक्सिमम करंट। ये लगाओगे तो तभी फ्यूज उड़ जाएगा, 4 लगाओगे तब भी फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि करंट तो उससे भी ज्यादा है। तो फ्यूज की रेटिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम 5 एम्पियर का फ्यूज लगाना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रिक डिवाइस काम कर पाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं पावर और वोल्टेज की हेल्प से। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने एम्पियर का फ्यूज लाएं तो हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस सेफ रहेगा। 4.54 है तो उससे ज्यादा ही लाना है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड, लेंथ पर डिपेंड करता है दोस्त, R प्रोपोर्शनल टू L होता है, ये बात आप जानते हो। एरिया पर भी डिपेंड करता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है, ये भी आप जानते हो। मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो एलॉय है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, प्योर मेटल है तो रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन शेप पर डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन ये है, डज नॉट डिपेंड पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना, नॉट वगैरह का ध्यान रखना थोड़ा। तो शेप पर डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस आ गए। अब हम लोग सर्किट एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है। देखिएगा, पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हर चीज जो है आपको मिल जाएगी, हर टाइप का कॉम्बिनेशन है। आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में केवल R इक्वल टू R1 प्लस R2 ले लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ ट्रिक्स याद रखिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में I की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, V क्या होगा, डिफरेंट होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम हो जाएगा और I क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये बात याद रखना, ठीक, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग क्या क्या इसमें और सीख सकते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि हमें एक ही क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सर्किट एनालिसिस के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सब आपको आ जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, ध्यान से सीखना है। देखो क्या कर रहा है, पहले तो कह रहा है आर इक्विवेलेंट बताओ, इस पूरी सर्किट का आर इक्विवेलेंट बताओ। देखिए, सर्किट में हमेशा सॉल्व करने से पहले ना, आप जो बैटरी का प्लस टर्मिनल है वहां से एक करंट निकाला करो। जैसे यहाँ से आई करंट जा रही है, यहाँ से आई करंट निकला, तो इसमें भी वही करंट जाएगा। जैसे पानी का फ्लो होता है, वाटर का फ्लो, ऐसे करा करो। इस एमीटर में भी कितना करंट जाएगा, आई करंट जाएगा, यहाँ भी आई करंट जाएगा। लेकिन जब आई करंट यहाँ पहुंचेगा तो वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका रास्ता देखो दो पार्ट में बदल गया। इसको मैं मान लेता हूँ I1, इसको मैं मान लेता हूँ I2। फिर ये आगे बढ़ेंगे I1 और I2 मिल करके, फिर यहाँ क्या हो जाएंगे, I हो जाएंगे, और फिर यहाँ I, और फिर यहाँ I, और I ही लौटते हुए यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। ये वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर में बहुत कम करंट जाती है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो आपको उसका लोड नहीं लेना है। इतनी बात आपको समझ पाई। पहला काम आपको यही करना है कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट निकालो और ऐसे उसको फ्लो करा दो। जहां बट रहा है उसको I1 I2 लिख दो, फिर मिला करके I लिख दो। अब कह रहा है आर इक्विवेलेंट बताओ, तो आर इक्विवेलेंट सॉल्व करते टाइम पहले जो ब्रांचेस होती हैं उसको सॉल्व किया जाता है। तो मैं यहां से चला तो मुझे देखा ये सीधा है, लेकिन यहाँ ब्रांच है, फिर ये सीधा है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है। तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, देखो जब दो होते हैं ना तो उसका रिजल्टेंट, इसको आर डैश बोलो, जो फाइनल आएगा उसको मैं आर बोलूंगा। और दो पैरेलल में है तो सिंपल सा दोनों को मल्टीप्लाई करो। आर इक्वल टू होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। कब, जब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। या 1/R1 प्लस 1/R2 भी लगा सकते हो, आंसर वही आएगा। तो देखो R1 की वैल्यू कितना है 6, R2 की वैल्यू कितना है 3 ओम है, सॉरी यहाँ पर 6 ओम एंड 3 ओम। 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, तो 6 3 जा 18 और 6 3 9, कितना ओम आ गया, 2 ओम आ गया। ये कितना ओम आ गया, 2 ओम। अब फट से, हालांकि टाइम आपको ऐसा लगेगा कि ज्यादा लगेगा, लेकिन जल्दी जल्दी आप इसका फिर से सर्किट डायग्राम बनाइए। अब बचा क्या क्या, यहाँ देखो वो 1 ओम बचा, यहाँ बैटरी बची, यहाँ 2 ओम बचा, यहाँ पर 1 अमीटर, और नीचे आते हैं। अब इन दोनों की जगह पर इसका नाम लिख लो कुछ, जहां पैरेलल कॉम्बिनेशन रहे ना नाम लिख लिया करो। मान लो ये CD है, तो C और D के बीच में जो पहले दो रेजिस्टर थे 6 ओम और 3 ओम के, अब उसकी जगह 2 ओम का एक रेजिस्टर आ गया, और यहां से पॉइंट आगे बढ़ा,
यहाँ पर रास्ते में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, आगे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और फिर ये आगे बढ़ गया। 4 ओम वाले में यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगा है। कुछ ऐसा है सर्किट, रफली बना दिया जल्दी जल्दी में। अब देखते हैं, फिर से देखते हैं, फिर करंट यहाँ से निकलेगी, वही करंट इसमें जाएगी, वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, सब में सेम करंट जा रही है। ये 1 ओम है। तो अब मुझे पता चल गया कि ये सारे के सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रही है, इसका मतलब ये सब के सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो लिखेंगे 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज। ये सभी के सभी किसमें है? सीरीज में। तो आर टोटल क्या होगा, अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ आप लिख लेना, तो 2 + 2 + 1 + 4 और लास्ट में फिर +1, तो 2 2 4 1 5 4 9 1 10। तो आर टोटल कितना हो गया? 10 ओम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना ओम आ गया? 10 ओम का एक रेजिस्टेंस आ गया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। सर्किट बनाते हुए हमें सॉल्व करना है। फिर क्या कर रहा है? रीडिंग ऑफ अमीटर A1 और रीडिंग ऑफ अमीटर A2, 2 अमीटर लगे हैं A1। अच्छा तुम मुझे बताओ, इस सर्किट को ध्यान से देखो, यहां से जो बैटरी से जो टोटल करंट निकली है वही तो A1 में जा रही है। मतलब अगर मुझे रीडिंग ऑफ अमीटर चाहिए A1 वाले का, तो मुझे टोटल करंट की वैल्यू चाहिए। लेकिन A2 अमीटर में टोटल करंट नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ I 2 पार्ट में बढ़ गया है। I1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा अलग से, यही सबसे टफ पड़ेगा। तो दूसरा जो आंसर मुझे निकालना है, रीडिंग ऑफ अमीटर, इसका मतलब A1 टोटल करंट, और टोटल करंट क्या होता है? टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल आर। टोटल पोटेंशियल इसमें 30 वोल्ट दिया हुआ है, टोटल आर आपने 10 ओम निकाला है, तो टोटल करंट की वैल्यू कितना एम्पियर आएगी? 3 एम्पियर। तो इसमें 3 एम्पियर की करंट आएगी। तो रीडिंग ऑफ अमीटर A1 क्या हो गया? 3 एम्पियर। अमीटर करंट बताता है ना, तो ये हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है? अमीटर A2 की रीडिंग, यही सबसे मेहनत करनी है आपको सबसे ज्यादा। उसके पहले मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, लेकिन अभी I1 I2 पता ही नहीं है। ये वाला देखो, चलो बात कर ही लेते हैं इसकी। A2 कैसे आएगा? A2 की रीडिंग कैसे आएगी? अब आप एक चीज ये बताइए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, वो तो सेम आना है कि नहीं सेम? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या? आई थिंक आप अगर ये नोट कर लिए होंगे तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ताकि आपको और पार्ट में बता सकूं, समझा सकूं। ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर विल बी सेम, यस और नो? अरे बोलो, दोनों का क्या होगा? सेम ही रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसे केस में आप ये समझिए कि अगर आपको ये वाली करंट, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है IR, तो ये हो जाएगा I1 इंटू 6, और ये क्या होगा? I2 इंटू 3। तो यहां से देखो 3 2 जा 6, इसका मतलब 2I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। मतलब I2 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि देखो इसका रेजिस्टेंस कम है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वहां पर करंट की वैल्यू ज्यादा होती है। और आपको ये बताइए, ये जो I1 I2 है, ये बाद में मिलके फिर I बन जाते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि I की जो वैल्यू है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। दिख रहा है साफ साफ, देखो I था, I1 I2 हो गया, फिर I1 I2 मिलके I हो गए। सिंपल सा रूल है, दिख रहा है फिगर में। तो I की वैल्यू मुझे पता है 3 एम्पियर, मुझे I1 चाहिए क्योंकि एमीटर A2 में I1 जा रहा है, तो I1 की जगह I1 ही रखेंगे, लेकिन I2 की जगह क्या लिखेंगे? 2I1। तो 2I1 और I1 कितना हो जाएगा? 3I1। 3I1 इज इक्वल टू 3, तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एम्पियर। सिंपल सी बात। आज के बाद अगर ऐसे करंट पूछे तो यही करना। इसमें कितना करंट जाएगा? 1 एम्पियर, क्योंकि इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो इसका पोटेंशियल का वैल्यू होगा I1 इंटू 6, इसके पोटेंशियल का वैल्यू होगा I2 इंटू 3, दोनों को बराबर किया तो I1 I2 में एक रिलेशन मिल गया। और यहां से देख के लग रहा है कि I ही तो I1 I2 में टूट रहा है, तो I की वैल्यू I1 प्लस I2 हो गई। अगर तुमने मुझे I2 पूछा है तो सबको I1 पूछा है तो सबको I1 में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर I1 1 एम्पियर है तो तुम बताओ I2 कितना होगा? 2 एम्पियर, क्योंकि टोटल 3 एम्पियर हो। अरे यहाँ देखो, टोटल 3 एम्पियर यहाँ से चला, उसमें 1 एम्पियर गया, तो इसमें कितना बचा? 2 एम्पियर। निकालने की जरूरत ही नहीं। तो अमीटर की रीडिंग आ गई A2 की। अगला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, ये 6 ओम है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू IR। I कितना है? 1 एम्पियर, इसमें कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर, और R है 6 ओम, तो 6 वोल्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? 6 वोल्ट। 4 ओम वाले में यहाँ आ जाओ, 4 ओम वाले में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो इसमें कौन सी करंट जा रही है? यहाँ पे टोटल करंट जा रही है I, और I की वैल्यू 3, तो 4 3 जा 12 वोल्ट आ जाएगा।
देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां का पोटेंशियल डिफरेंस पूछे वहां की करंट और उस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो तो आराम से आ जाएगा। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? सबसे प्रॉब्लम आएगी इसकी करंट निकालने में, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कर दो, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल थे। अब थोड़े आसान आसान से और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, उसके पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया हूँ, 2025 में ये आया था। 12 वोल्ट की बैटरी है, ये बैटरी 2 सेल से बनाई गई है। जब सेल को जोड़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जोड़ते हैं, याद रखना। कभी कभी 4 सेल को दे करके उसके कॉम्बिनेशन को बताता है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करो तो देखते हैं आता है कि नहीं आपको। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है ये। 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी है, यहां से देखो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसने करंट बना रखा है कि इधर से करंट आ रही है। ये एक रेजिस्टेंस है R1 और ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट ये दे रखा है। मतलब यहाँ से टोटल करंट कितने एम्पियर की निकल रही है? 2 एम्पियर की, क्योंकि देखो यही करंट तो इसमें आएगी। फिर इसमें देखो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट यहाँ पहुंची तो इसमें 1.5 एम्पियर की जा रही है। तो एक समझदार आदमी तुरंत जान जाएगा कि इसमें कितना जाएगी, 0.5 एम्पियर की, क्योंकि यही 2 एम्पियर तो 2 पार्ट में बट रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर से ये दोनों मिलकर के यहाँ कितना एम्पियर बन जाएगी? 2 एम्पियर। और इसमें 2 इसकी वैल्यू है 2 ओम रेजिस्टेंस। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। R2 है कहाँ? ये है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन सेंस से व्यक्ति ये सोचेगा कि अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो V इक्वल टू होता है IR। तो I 0.5 है, लेकिन R2 तो पता ही नहीं है, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा? लेकिन कॉमन सेंस लगाओ, जो पोटेंशियल डिफरेंस R2 का होगा वही तो इस 4 ओम वाले का होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यस और नो? अरे बोलो, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। V इक्वल टू क्या होता है? आप लिख करके निकालना ऐसे। अच्छा मैं लिख देता हूं, यहां होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। अक्रॉस 4 ओम, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम क्या होगा? IR। 4 ओम में कितना करंट जा रहा है? 1.5 एम्पियर की, और 4 ओम का रेजिस्टेंस 4 ओम ही है, तो कितना आएगा? 15 4 60, 6 वोल्ट आ गया। और अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 6 वोल्ट है तो कंफर्म है कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा? 6 वोल्ट ही होगा। तो R2 का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 आ गया कि नहीं आ गया? 6 वोल्ट आ गया। एकदम सिंपल सा है, वहां तो देखो दिख गया। अब कह रहा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2। अब मुझे R2 चाहिए, तो R2 पाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 में V पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ वाला है? अक्रॉस R2 में मुझे I का डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें कितना करंट जा रही है? R2 की वैल्यू चाहिए तो R2 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना करंट जा रही है, दोनों का डिवाइड करना पड़ेगा। R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है R2 के अलावा? 6 वोल्ट। और R2 में कितनी करंट जा रही है? 0.5 एम्पियर की दे रखा है। तो 0.5 ये 60/5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 12 ओम आ जाएगा। कितना ओम आएगा? 12 ओम आएगा। यस और नो? प्रॉब्लम यह है कि सब लोग करंट की वैल्यू अलग अलग रखते हैं। जो देखो हमेशा करंट की वैल्यू 2 एम्पियर नहीं होगी। अगर मुझे R2 की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं सोचूंगा कि R2 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और R2 में कितना करंट जा रही है, तब ना ये समझ में आएगा। बोलो। फिर कह रहा है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। R1 कहाँ है? यहाँ है R1। ये कैसे आएगा? बोलो। ये आएगा टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा ये बताओ, अगर ये 4 ओम है, अब इसकी R2 की वैल्यू कितना आ गया? 12 ओम। अब मुझे इस सर्किट को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा टोटल। कैसे? देखो मैं निकालना चाहता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले। अगर आप ये नोट कर लिए हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो इसके साथ ले लेना इसका आप। देखिए सबसे पहले इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। देखो 4 ओम और ये 12 ओम किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में। तो लिखो 4 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं साइन लगा देता हूं। तो R डैश बोलो इसके रेजिस्टेंस को। क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 × 12 डिवाइडेड बाई 4 + 12। तो ये हो गया 48, ये हो गया 16। तो कितना आया? 3 ओम आया। आया कि नहीं आया? 3 ओम। अब देखो ध्यान से दिमाग लगाओ।
अब यहाँ बचा, अगर मैं सर्किट बनाऊं देखो, तो ये 2 ओम वाला बचा, ये 2 ओम है, शॉर्टकट में बना देते हैं। यहाँ पहुंचे तो इसकी जगह कितना आ गया, एक 3 ओम आ गया, ये दोनों हट गए अब। और यहाँ क्या बचा, एक R1 बचा बस। और ये आकर के यहाँ पर बैटरी जुड़ गई। रेजिस्टेंस की बात करूं, 2 ओम, यहाँ 3 ओम और वो R1, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या होगा, क्योंकि ये 2 ओम 3 ओम और R1 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसको अलग से देखना। तो लिखेंगे यहाँ पर अगेन 2 ओम 3 ओम एंड R1 आर इन सीरीज, दिख रहा है क्योंकि सेम करंट सब में से फ्लो होगी, वही करंट इसमें भी होगी, आर इन सीरीज। तो टोटल आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 + 3 + R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + R1। ये हो गया हमारा आर टोटल। तो ये बताओ, मुझे अगर R1 की वैल्यू चाहिए तो टोटल आई क्या होता है, टोटल V अपन टोटल आर। टोटल आई कितना है, 2 एम्पियर दिया हुआ है उसमें, देखो वहां से। टोटल V कितना है, 12 वोल्ट, और टोटल R कितना है, 5 + R1। तो देखो इसमें R1 ही तो बचा केवल, अननोन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 = 10 + 2R1, दोनों में मल्टीप्लाई होगा 2 का, इक्वल टू 12। इसको उधर भेज दिया तो 2R1 कितना होगा जी, 12 - 10, 2 बचेगा। तो R1 इक्वल टू क्या होगा, 2/2, कितना आया, 1 ओम आया। कितना ओम आया, R1 कितना ओम आया, 1 ओम। तो मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 6 ओम। और देखो बैटरी है 12 वोल्ट, तो टोटल करंट 2 एम्पियर की आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिख देना, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप ये क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा सा हीट पर चलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट और पावर पर थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा क्या कर रहा है, एक 20 वोल्ट का रजिस्टर, 20 ओम का रजिस्टर है और 20 वोल्ट की बैटरी भी लगी है। कह रहा है इफ स्विच इज ऑन, मान लो यहाँ एक स्विच है और उसको मैं ऑन कर देता हूँ। इफ स्विच इज ऑन, इफ स्विच इज ऑन फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए स्विच को ऑन कर देता हूँ। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, हीट बताओ। तो एच का फार्मूला क्या होता है, I² R × T। देखो यहाँ पे यही सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन सुनो, क्या यहाँ पे करंट दिया गया है क्या, नहीं, करंट नहीं दिया गया है। करंट पे क्यों जाना, सिंपल सा लगाओ फार्मूला, V² R × T। 3 फार्मूले होते हैं ना, तीनों फार्मूले एच के याद रखिए। एच इक्वल टू VIT, ये पहला फार्मूला है। V को IR लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, I² RT। एक बार V को हटा दिया, एक बार I को हटाओ तो I की जगह V/R लिखोगे तो ये V² R × T हो जाएगा। यही फार्मूला यहाँ लगाया, क्योंकि V की वैल्यू दिया है 20 का स्क्वायर इंटू 20, 2 बार, R की वैल्यू 20 और T की वैल्यू 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। बदलना जरूरी है, टाइम 1 मिनट दिया तो 60 सेकंड में बदल लेना आप। एक 20 से 20 कैंसिल हो गया, 6 × 2 = 12, 2 जीरो और बढ़ा दो, इतना जूल। ये SI यूनिट में निकालोगे तो जूल आएगा। कैलोरी में दिया होगा तो 4.2 का डिवाइड कर देना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कैलोरी में बदलना होगा तो 4.2 का क्या करना, डिवाइड कर देना। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट। एक चीज याद रखना, जब भी कोई आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मार्केट से खरीदने जाओगे तो उस पर 100 वोल्ट, 220 वोल्ट ऐसी चीजें लिखी रहती हैं। ऐसी चीजें लिखी रहती हैं तो आपको क्या करना है, इसको 100 वाट जो है ये इसका पावर है और 220 वोल्ट क्या है, सप्लाई। इसका मतलब जब 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो वो 100 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में खा ले जाएगा। तो रेजिस्टेंस पूछता है अक्सर, तो P = फार्मूला होता है V²/R। देखो P दिया है, V दिया है, R आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं R का फार्मूला निकालूंगा तो क्या आएगा, V²/P। ये रट लो, यही पूछा ही जाता है बार बार। 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो 1 जीरो से ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो R की वैल्यू क्या आ गई, 22 का स्क्वायर होता है 484 ओम, 484 ओम आ गया। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई। इस बल्ब को, जिस पर ये लिखा था, अगर उसको 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो कितना करंट आएगी। करंट निकालना है तो P = VI। P की वैल्यू दी है 100, V की वैल्यू दी है 220, यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 5/11। समझ में आ रहा कि नहीं, 5/11 एम्पियर डिवाइड कर लेना, जो भी आए इतनी करंट उसमें फ्लो होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ 1000 वाट, पावर कितना उसका, 1000 वाट। वाट का मतलब फिर से बता देता हूँ, वाट को हम लोग जूल पर सेकेंड भी कहते हैं। वाट को क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड। तो कल को मैं पूछूंगा वाट इंटू सेकेंड,
किसकी यूनिट है, तो देखो जूल के बराबर हो जाता है, मतलब ये एनर्जी की यूनिट है। पावर और टाइम का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो एनर्जी को बताता है या वर्क डन को बताता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आप जानते रहिए वाट का दूसरा नाम क्या है, जूल पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ 1000 वाट्स इज यूज्ड 6 आवर पर डे, एक दिन में 6 घंटे यूज किया जाता है, उसका पावर इतना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द अप्लायंसेस इन वन डे इफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 4 रुपीज पर यूनिट? कितना बिल आएगा? आपके पास एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, मान लो हीटर है 1 किलोवाट का, मतलब 1000 वाट का, उसको आप डेली 6 घंटे यूज करते हो। कितने घंटे यूज करते हो? 6 घंटे। तो कितना बिजली का बिल आएगा? अच्छा बताओ, घर में जो मीटर लगा होता है वो क्या मेजर करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की 2 यूनिट होती है, एक तो जूल होती है और एक होता है किलोवाट इनटू आवर, जिसको हम लोग कमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं और सामान्यतः यूनिट भी बोलते हैं। इस यूनिट का दूसरा नाम है किलोवाट इनटू आवर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यूनिट का मतलब होता है किलोवाट इनटू आवर। याद रखना, जब मैं पावर और टाइम का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, और अगर पावर की यूनिट किलोवाट में है और टाइम की यूनिट आवर में है तो यूनिट आ गया किलोवाट इनटू आवर, है कि नहीं? और इसी को हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? यूनिट। और 1 किलोवाट इनटू आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, एक यूनिट को अगर आप जूल में बदलना चाहें तो। ये सब आप जानते रहिए। अब सुनो, मुझे निकालना है कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल वो खा रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, जो कि किसके बराबर होता है? पावर इनटू टाइम के। पावर किस में होना चाहिए? किलोवाट में, और टाइम किस में होना चाहिए? आवर में। कब? जब यूनिट निकालनी हो कि कितना यूनिट बिजली। अगर जूल में निकालना हो तो पावर को वाट में, टाइम को सेकंड में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पावर 1000 वाट है, 1000 वाट को किलोवाट में बदलने में 1000 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 1 किलोवाट। टाइम कितना है? 6 आवर पर डे, और एक ही दिन का निकालना है तो 6 आवर, तो 6 बन जा 6 किलोवाट इंटू आवर, दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो यही हो गया। इसी को हम लोग, इसी का दूसरा नाम क्या है? वाट इंटू आवर का दूसरा नाम क्या है? यूनिट। मतलब कितनी बिजली का बिल खाया वो? एक दिन में 6 यूनिट, और एक यूनिट का कितना रुपए है? 4 रुपए। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा? एक यूनिट का 4 रुपए, तो 6 यूनिट का कितना रुपए? 24 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? घर में आपके एक बल्ब है, 100 वाट का है, और वो 10 घंटे चलता है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी खाएगा? 100 वाट को किलोवाट में बदलो, 10 घंटे टाइम दिया, मल्टीप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट इंटू आवर में आ जाएगी। बार बार कह रहा हूँ, किलोवाट इंटू आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किलोवाट को देख करके कुछ लोग कहते हैं ये पावर की यूनिट है, नहीं, बगल में आवर भी तो लगा है, मतलब ये पावर इंटू टाइम है, और पावर इंटू टाइम वर्क डन होता है या एनर्जी होती है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? 1 किलोवाट इंटू आवर में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी होता है, ये भी याद रखिए, क्योंकि देखो 1 किलोवाट इंटू आवर को अगर जूल में बदलना है, जूल में कब आएगा? जब ये किलोवाट वाट में आ जाए और ये आवर सेकंड में आ जाए। वाट इंटू सेकंड को ही तो जूल कहते हैं। तो किलोवाट को आवर में बदलने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई, और आवर का सेकंड में बदलने के लिए 3600 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू 10⁵ आ जाएगा। इसी को 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिखा जा सकता है। रट्टा मार लो, 1 किलोवाट इंटू आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट इंटू आवर में और जूल दोनों में पूछी जाती है, तो पहले किलोवाट इंटू आवर में निकाल लो, और उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 इंटू 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है जिसकी रेटिंग कितना है? 3 एम्पियर। रेटिंग 3 एम्पियर होने का मतलब ये 3 एम्पियर की करंट झेल पाएगा, इससे ज्यादा करंट आएगा तो वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, उसका वायर पिघल जाएगा। इस कनेक्टेड इन ए सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ पावर 1 किलोवाट। उस फ्यूज को ऐसी सर्किट में लगाया गया जिसमें एक आयरन लगा है जिसका पावर 1 किलोवाट है, और वो 220 वोल्ट की सप्लाई पा रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इस 1 किलोवाट के आयरन को 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ तो वो कितना कर रहा है? व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर आप ये कनेक्शन बनाते हैं? कनेक्शन क्या है मैं बताता हूँ। ये मान लो एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ये इलेक्ट्रिक आयरन, इसकी पावर कितना है? 1 किलोवाट। इसको सप्लाई दे रहे हो आप 220 वोल्ट की। कितने वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो? 220 वोल्ट की। और रास्ते में एक फ्यूज लगाए हो, मान लो ये फ्यूज है, और इसकी रेटिंग कितनी है? 3 एम्पियर, मतलब ये मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर की झेल सकता है। तो क्या होगा? मैंने मान लो स्विच ऑन किया, तो इसमें कितना करंट जाएगा? P इक्वल टू होता है VI, I की वैल्यू होगी P/V, करंट थ्रू द आयरन। आयरन से कितना करंट जाएगा? 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट और 220 वोल्ट।
इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 50/11 4.54 एम्पियर। इसका मतलब उस इलेक्ट्रिक आयरन से तो 4.54 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और रेटिंग केवल 3 एम्पियर की फ्यूज लगाओ तो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे सिंस आई की वैल्यू रेटिंग ऑफ फ्यूज से ज्यादा है, रेटिंग ऑफ फ्यूज से ज्यादा है, सो फ्यूज विल ब्लो ऑफ, फ्यूज विल मेल्ट। समझ में आ रहा कि नहीं, सर्किट इज ब्रेक, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा, जलेगा ही नहीं, हीटर जलेगा नहीं, हीटर विल ब्लो ऑफ, करंट फ्लो ही नहीं, फ्यूज यही मेल्ट हो जाएगा, करंट आगे जाएगी ही नहीं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है कि आर रेजिस्टेंस और आर रेजिस्टेंस के दो वायर हैं, उसमें ऐसे नहीं लिखा है रेजिस्टेंस, उसने लिखा है द वायर ऑफ सेम मटेरियल सेम लेंथ सेम डायमीटर। सेम लेंथ सेम मटेरियल सेम डायमीटर के हैं तो आर सेम ही होगा। उसको एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया तो हीट H1 है और एक बार पैरेलल में जोड़ा गया तो हीट H2 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ H1 एंड H2? लेकिन दोनों में एक खास बात है कि दोनों में जो V है वो सेम है। देखो मुझे V पता है और टोटल R पता है, तो मैं H का फॉर्मूला लगाऊंगा V²/R वाला। I क्यों लगाऊंगा, क्योंकि I दिया ही नहीं है, I लगाऊंगा ही नहीं मैं। तो देखो R और R मिलके कितना हो जाएंगे 2R, तो H1 की वैल्यू हो जाएगी V²/2R, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2R। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबको पता है, R और R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R/2 जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं। तो इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा मुझे पता है R/2 आएगा, सब लोग निकाल लेते हैं। तो H2 = क्या होगा V²/R, क्योंकि यहाँ पर देखो V ही है, V नहीं बदला है। R की वैल्यू इस बार क्या रखेंगे R/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 2²/R। आएगा कि नहीं बोलो? कह रहा रेशियो बताओ, V²/2R डिवाइडेड बाई 2V²/R। अरे होगा कि नहीं, R एकदम ऊपर चला जाएगा, V² × R डिवाइडेड बाई 2V² × 2R। तो देखो V² से V² कैंसिल, R से R कैंसिल, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 4, तो रेशियो कितना आया 1:4। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा तो V²/2R होगा, क्योंकि R 2R होता है और पैरेलल में R/2 हो जाता है, तो यहाँ R/2 रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी लगानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, पावर यूज बाई 2 ओम रजिस्टर यहाँ भी और पावर यूज बाई 2 ओम रजिस्टर यहाँ भी, दो सर्किट है। देखो यहाँ पर ये जो 2 ओम का रजिस्टर है इसका पावर निकालना है। ये जो रजिस्टर है ये कितना पावर यूज करेगा, तो मैं कहूंगा P = होता है I²R। अगर मुझे I पता चल जाए तो मैं निकाल लूंगा, या V²/R, तो यहाँ का V पता चल जाए तब भी निकाल लूंगा। कुछ लोग सोचते हैं यहाँ 6 वोल्ट है तो V लगा, अरे 6 वोल्ट ये टोटल पोटेंशियल है, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अच्छा बताओ इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R = क्या होगा R1 + R2, 1 + 2 = 3 ओम। टोटल I क्या होता है, टोटल V1R 6/3 2 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से 2 एम्पियर की करंट निकलेगी, वही करंट यहाँ जाएगी, वही करंट यहाँ जाएगी। अरे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो पावर यूज बाई 2 ओम रजिस्टर P = होगा I²R होता है फार्मूला। अब मुझे पता चल गया कि इसमें 2 एम्पियर की करंट जा रही है, तो 2 का स्क्वायर और R 2 है, तो कितना वाट आ गया 8 वाट। अरे हो गया कि नहीं, 2 × 2 = 4 × 8। यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आइए, यहाँ से I आएगा, यहाँ 2 पार्ट में बढ़ जाएगा I1 और I2। अब करंट निकालोगे तब आएगा। लेकिन एक चीज बताओ, करंट पे जाने की क्या जरूरत है, अगर ये 4 वोल्ट है और ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 4 वोल्ट, और यहाँ का भी 4 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर मैं पावर का फार्मूला ये वाला लगाऊंगा V²/R वाला, क्योंकि और कौन सा पावर निकालना है 2 ओम वाला, तो V की वैल्यू है 4 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 8 वाट। अरे बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? मेरा इस क्वेश्चन को बताने का पर्पज ये था कि आपको कब ये फार्मूला लगाना है और कब ये फार्मूला लगाना है। जब रजिस्टर सीरीज में हो और किसी एक रजिस्टर के क्रॉस पावर निकालना हो तो आप I²R लगाइए, जब पैरेलल में है तो आप V²/R लगाइए, क्योंकि उसमें V सेम होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे अलग से इसके लिए अलग से I कैलकुलेट करना पड़ेगा नहीं, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको I2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर या फिर 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट, कौन ज्यादा एनर्जी खाएगा? तो एनर्जी निकाल लो दोनों की, टीवी वाली एनर्जी निकालो। एनर्जी ईटीवी क्या होता है, एनर्जी पावर और टाइम का मल्टीप्लाई। अगर पावर वाट में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, अगर पावर किलोवाट में है तो टाइम आवर में होना चाहिए। याद रखो, पावर वाट में है तो टाइम सेकंड में, वाट इंटू सेकंड जूल,
पावर किलोवाट में है तो टाइम आवर में, किलोवाट इंटू आवर को यूनिट कहते हैं। तो ये दो ही तो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही तो दो ही यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे टीवी की पावर निकलनी होगी, टीवी का एनर्जी निकालना है कि टीवी ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, तो मुझे ये बताओ टीवी का पावर कितना था 250 मिनट, 250 वाट। और टीवी कितना चला 1 आवर, 1 आवर में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड। वाट इंटू सेकंड, ये वाट में है, मल्टीप्लाई कर लो। जीरो से मत डरो, 25 का तो 36 में मल्टीप्लाई करो, 25 6 150 होता है, कैरी 15 हो गया, 25 3 75, 75 में 5 जोड़ा 80 90 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? 25 6 50, 25 3 75, 15 90 और 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 3 जीरो और बढ़ा दो, तो इतना जूल आ गया। 1 10 100 1000 10,000 एंड लैक्स 9 लाख जूल। अब ई टोस्टर का निकालो, थोड़ा लंबा आता है, जूल बहुत छोटी यूनिट है तो बहुत बड़ी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी पावर इनटू टाइम का मल्टीप्लाई करो। टोस्टर का पावर 1200 वाट है और वो 10 मिनट चलता है। 10 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 10 इंटू 60 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 12 बन जाए 12, 6 जा 72, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 4 जीरो। तो देख के ही लग रहा है कि ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम किया, देख के लग रहा है कि नहीं? ये बोलो। एक तरीके से और कर सकते थे, किलोवाट इंटू आवर में कर सकते थे। जैसे ई टीवी का निकालना है मुझे, तो 250 वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया किलोवाट में। कितना घंटा चल रहा है? 1 घंटा चल रहा है, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 25 से 100, 1/4 किलोवाट इंटू आवर, मतलब 1/4 यूनिट आ गया। अरे बोलो समझे कि नहीं? ये ई टीवी का आ गया। अगर मुझे फिर से ई टोस्टर का निकालना होता तो मैं कहता टोस्टर का पावर कितना है 1200 वाट, 1200 वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, और टाइम कितना है 10 मिनट, 10 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 12/60 1/5 यूनिट आ गया। तो देखो वो कितना है 1/4 यूनिट, और ये कितना है 1/5 यूनिट। तो 1/4 ज्यादा है, 1/5 कम होता है, तो वो हो गया ज्यादा। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी निकालने के लिए पावर और टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पावर किलोवाट में है तो टाइम आवर में होना चाहिए, अगर पावर वाट है तो टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये पूरा हमने कवर कर लिया, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे टाइप के इसमें क्वेश्चन, और इसको करने के बाद आप कोई भी सैंपल पेपर उठाइए और इसमें इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन को ट्राई करना शुरू करिए, आपको सब क्वेश्चंस आने लगेगा बाकायदा। इसको लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, पॉज करके खुद भी ट्राई करना पड़ेगा, केवल वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। तो आप कॉन्सेप्ट को सीखिए भी। लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी में यूनिट में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो जाते जाते मैं सारी चीजों की यूनिट बता देता हूँ और यूनिट में क्या क्या आपको सीखना है। जैसे आप जानते हैं सबसे पहला फार्मूला I = Q/T होता है। I की यूनिट एम्पियर होती है, इसी को हम लोग Q का कुलाम होता है और T का सेकंड, मतलब एम्पियर कुलाम पर सेकंड के बराबर होता है। एम्पियर का दूसरा नाम क्या है? कुलाम पर सेकंड। कल को कोई पूछेगा एम्पियर इंटू सेकंड किसकी यूनिट है, तो तुम सोचो एम्पियर I होता है, सेकंड T, IT किसका फार्मूला होता है? Q का, मतलब एम्पियर इंटू सेकंड चार्ज की यूनिट होती है। समझ पाए कि नहीं? V का फार्मूला होता है W/Q, V की यूनिट होती है वोल्ट, W का जूल और Q का होता है कुलाम। तो जूल पर कुलाम को वोल्ट कहा जाता है। वोल्ट का दूसरा नाम जूल पर कुलाम है। दूसरा नाम भी याद रखना है, वोल्ट इंटू कुलाम कह देगा तो ये जूल होगा। कल को पूछ दिया वोल्ट इंटू कुलाम किसकी यूनिट है, तो दिमाग लगाओ ये V है, कुलाम Q होता है, QV किसका फार्मूला होता है? W का, W = QV। आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे। ओम्स लॉ पर आ जाते हैं, V = I, V = IR। I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, R की यूनिट क्या होती है? ओम, और V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो एम्पियर इंटू ओम वोल्ट के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखो। कल को कोई पूछेगा एम्पियर इंटू ओम किसकी यूनिट है, तो मैं कहूंगा एम्पियर तो I होता है और ओम तो R होता है, IR तो V होता है, मतलब जो V की यूनिट है वही IR की यूनिट होगी, वही एम्पियर इंटू ओम है। एम्पियर इंटू ओम वोल्ट के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखो। तो फार्मूले से कैसे यूनिट बनाया जाता है आई थिंक आप सीख गए होंगे। थोड़ा सा रेजिस्टिविटी पर आ जाते हैं। R = होता है रो इंटू L/A, तो रो = क्या होगा? RA/L। ओम एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आ गया, आया क्या? ओम इंटू मीटर। किसकी यूनिट है? रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी दुनिया में जितने कॉपर वायर हैं सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, बस टेम्परेचर मत बदलना। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अगर मटेरियल मान लो बहुत सारे कॉपर के वायर सेम टेम्परेचर पर रखे हैं तो सबका क्या होगा? सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। अब मैंने सब कुछ बता दिया है। इस लेक्चर के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप
कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखिए, और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट लगा और ये सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।